अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज मैं आपके साथ AITS का टेस्ट नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो अगेन एक फुल सिलेबस टेस्ट है जिसमें क्लास 11th का और क्लास 12th का सारा सिलेबस आपको पूछा गया था। तो देखिए बेटा, जो ये टेस्ट है, इस टेस्ट में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा केमिस्ट्री पोर्शन का, विच इज क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ योर टेस्ट पेपर। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ दीज कर्व्स रिप्रेजेंट्स हेनरीज लॉ? इनमें से कौन सा कर्व है जो हेनरीज लॉ दिखा रहा है? इसमें लॉग एम का ग्राफ दिया है विथ लॉग पी। जब लॉग एम का ग्राफ आप लिखेंगे विथ लॉग पी, उस टाइम पे आप एक ख्याल जरूर याद रखेंगे। जब आप लिखते हैं ना बेटा हेनरीज लॉ, आप कैसे लिखते हैं हेनरीज लॉ? यू राइट इट लाइक दिस। हेनरीज लॉ को आप ऐसे लिखते हैं बेटा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इट इज इक्वल टू KH इंटू काई गैस। वही आप लिखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सर यही लिखते हैं। व्हेन यू राइट सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ काई, आपको KH इंटू काई गैस लिखना है पी गैस। बट यहाँ पे काई गैस नहीं लिखा है, यहाँ पे लॉग एम लिखा है। तो अगर आप एम के टर्म्स में लिखोगे ना बेटा हेनरीज लॉ, आपको लिखना है एम इज इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर, KH इंटू पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एम। अगर आप सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ एम, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे? हमें लॉग इक्वेशन दिया, मैं इस इक्वेशन को लॉग अप्लाई करूंगा, तो आई विल राइट लॉग ऑफ एम इट इज इक्वल टू, अगर यहां से लॉग अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? लॉग एम इंटू एन विच इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, तो बनेगा लॉग ऑफ KH प्लस क्या बनेगा बेटा? लॉग ऑफ पी, लॉग ऑफ पी। हमें किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है? लॉग एम वर्सेस लॉग पी। सो आई विल राइट इट लाइक दिस, लॉग ऑफ एम इट्स इक्वल टू, मैं लॉग पी पहले लिखूंगा, लॉग पी पहले लिखेंगे और प्लस करेंगे बेटा लॉग ऑफ KH, लॉग ऑफ KH। अब ये वाला जो ग्राफ हमारा बनेगा, ये ग्राफ कौन सा पैटर्न ऑफ ग्राफ बनेगा? यू कैन सिंपली राइट इट y इज इक्वल m इंटू एक्स प्लस सी, m इंटू एक्स प्लस सी। इसमें जो m का वैल्यू होगा, जो स्लोप का वैल्यू होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो ग्राफ बन रहा है इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसके अलावा जो इसका इंटरसेप्ट होगा वो होगा लॉग KH के बराबर। अब देखिए इनमें से ये वाला ग्राफ जो है लॉग एम वर्सेस लॉग पी, इसमें जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे होगा, ये बनेगा इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप होगा बेटा 1 के बराबर, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा दैट वुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ KH। तो हमारा जो आंसर बनेगा इट विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 47 में क्या लिखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर्स अबो सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के जो वेपर्स है सोल्यूशन के अबो इन द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, इन द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, जहां पे ए का मोल फ्रैक्शन दिया 0.4 विल बी। आपको क्या निकालना है वो समझिए बेटा। आपको निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अबो सोल्यूशन इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज, मैं लिखूंगा काई डैश इट इज इक्वल, ये किसके बराबर आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे लिखेंगे बेटा? काई PA नॉट, काई PA नॉट के बराबर, और इसको क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे इसको टोटल प्रेशर विच इज PA प्लस PB। PA प्लस PAP किसके बराबर आएगा बेटा? PA वुड बी इक्वल टू काई PA नॉट, PB किसके बराबर आएगा? काई B PB नॉट, दैट वुड बी द टोटल प्रेशर। तो काई PA नॉट किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन फेज 0.4, तो ये बनेगा 0.4 इंटू PA नॉट का वैल्यू कितना दिया? 100 दिया हुआ है, तो यहां भी आएगा बेटा 0.4 इंटू 100, 0.4 इंटू 100। इसको प्लस क्या करेंगे हम बेटा? तो अगर काई का मोल फ्रैक्शन 0.4 है सोल्यूशन में, तो काई भी का कितना होगा? 0.6 इंटू क्या करेंगे बेटा? इंटू कर लेंगे 200। तो अगर हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? इट्स 40। ये बनेगा 40 प्लस 60 दैट इज 100, तो वो बनेगा 40 डिवाइड बाय कितना बनेगा बेटा? वो बनेगा 100। 40 बाय 100 कितना बनेगा बेटा? दैट्स इक्वल टू, अब देखिए ये 40 बनेगा, ये 40 बनेगा, ये कितना बनेगा बेटा? वेट 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 40 बाय 100 नहीं बनेगा, तो ऊपर तो वैल्यू आएगा 40 डिवाइड बाय कितना आएगा? ये आएगा बेटा 120, 120 और 40 हो गया 160, तो बनेगा दैट्स इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। तो 0.25 बनेगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज। तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको एसिटिक एसिड का दिया है एट कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी है एट 1 मोलर एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू 200, हेंस परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज। तो परसेंटेज आयनाइजेशन हम कैसे निकालेंगे? अल्फा कैसे निकालते हैं बेटा? DOD, दैट्स लैम्डा एम इनफिनिटी, लैम्डा एम इनफिनिटी। व्हाट्स लैम्डा एम इक्वल? लैम्डा एम किसके बराबर आएगा बेटा? लैम्डा एम वुड बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 200, 10 डिवाइड बाय 200 आएगा 1/20, तो 1/20 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? दैट्स इक्वल टू 0.05। ये बनेगा आपका अल्फा। अब अल्फा परसेंट किसके बराबर आएगा? अल्फा परसेंट इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। अगर अल्फा इंटू 100 होगा दैट वुड बी 0.05 इंटू 100 एंड दैट आंसर वुड बी इक्वल टू हाउ मच परसेंट? इट वुड बी 5%। तो हमारा जो आंसर बनेगा दैट वुड बी 5%। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा बेटा हमारा आंसर।
देखिए बेटा हमें क्या दिया, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है बेटा। देखिए बेटा नजर रखिए आप क्या, गिवन द डेटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें डेटा दिया हुआ है, और डेटा क्या दिया है वो डेटा हम पढ़ लेते हैं बेटा। हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये वाला रिएक्शन आप देखिए बेटा, ये जो रिएक्शन दिया है ये हमें एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिया है, और इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन। Ag जाएगा Ag से Ag प्लस, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे सिल्वर का ही क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन दिया हुआ है सिल्वर का ही, दोनों का इनका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां से दिया हुआ है स्टैंडर्ड कंडीशन में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग केएसपी, लॉग केएसपी का वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू इतनी दिया, आपको लॉग केएसपी का वैल्यू निकालना है, लेकिन किसके लिए, फॉर एजीआई। अगर मुझे एजीआई का लॉग केएसपी निकालना है तो एजीआई इक्वेशन जो होगा, एजीआई का जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो बनेगा एजी प्लस और क्या बनेगा बेटा, आई माइनस 1। इसी का हमें कौन सा वैल्यू निकालना है, केएसपी वैल्यू। तो मेरा जो ये इक्वेशन बनेगा ये बनेगा मेरा टारगेट इक्वेशन। इसी टारगेट इक्वेशन को मैं इन्हीं दो इक्वेशन से निकालूंगा। कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे हम, ये वाला जो इक्वेशन होगा इसको मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा, इसको मैं इक्वेशन 2 लिखूंगा। मैं क्या करूंगा बेटा, इक्वेशन 1 को मैं रिवर्स करूंगा, इक्वेशन 1 को क्या करेंगे रिवर्स, और इक्वेशन 2 को वैसे लिखेंगे। अगर इक्वेशन 1 को रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, रिवर्स करके देखिए बेटा इक्वेशन क्या बनेगा, एजीआई, क्योंकि मुझे एजीआई किस साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ एजीआई राइट साइड में है, मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा। एजीआई प्लस लिखूंगा बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, एक तो बनेगा एजी प्लस क्या बनेगा बेटा, आई माइनस 1। उसके अलावा उसका ई नॉट वैल्यू देखिए, अब मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया है, ये ऐसे ऑक्सीडेशन, मैंने रिडक्शन लिखा, तो इसका ई नॉट वैल्यू जो होगा उसका साइन चेंज होगा, वो बनेगा 0.152 वोल्ट, तो ये बनेगा इसका ई नॉट। अब जो दूसरा रिएक्शन है उसको मैं रिडक्शन ही लिखूंगा और ऐसे ही लिखूंगा, क्यों, इसको मैं ऑक्सीडेशन ही लिखूंगा और ऐसे भी लिखूंगा। क्यों लिखूंगा ऐसे, इसका रीजन ये है कि सर हमें जो नेट रिएक्शन चाहिए, टारगेट इक्वेशन वो ये चाहे, तो Ag किस में कन्वर्ट होगा, Ag प्लस में, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, इसका जो ई नॉट वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू माइनस 0.8। अब बेटा आप नजर रखिए, अब नजर रखिए, अगर मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड करूंगा, इन दो इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा, इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जरा बेटा जल्दी से बताइए आप इन दो इक्वेशंस के। देखिए बेटा ये वाला जो Agi है लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये वाला Ag जो यहां पे लिखा और ये वाला Ag ये तो कट जाएगा, तो नेट इक्वेशन जो हमारा आएगा वो यही आएगा, Agi किस में कन्वर्ट होगा, Ag प्लस में, और क्या आएगा, I माइनस 1 में, ये कन्वर्ट होगा। अब आप बेटा समझ ले इस कॉन्सेप्ट को, ये वाला रिएक्शन जो है ये रिडक्शन है, ये वाला रिडक्शन होगा तो ये कैथोड वाला रिएक्शन बनेगा, ये वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो ये एनोड वाला रिएक्शन बनेगा। तो मुझे इस रिएक्शन का पहले निकालना है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल किसके बराबर आएगा, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो एसआरपी ऑफ कैथोड कितना है, कैथोड का एसआरपी कितना है, हमें रिडक्शन ही दिया हुआ है माइनस 0.152। अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस एसआरपी ऑफ एनोड वाला रिएक्शन। एनोड वाले रिएक्शन आपको दिया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का वैल्यू दिया माइनस 0.8, इसका आपको एसआरपी वैल्यू लिखना है, वो लिखेंगे प्लस 0.8। इन दोनों को सम करेंगे तो वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा माइनस 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बनेगा 0.952। ये आपका बनेगा इसका कौन सा बेटा वैल्यू, ई नॉट वैल्यू। इफ दिस इज द ई नॉट वैल्यू, आपको पता है कि ई नॉट जो वैल्यू होता है, ई नॉट वैल्यू इज इक्वल किसके बराबर होता है बेटा, एन इंटू, आपको ये इक्वेशन याद है ना बेटा, ई नॉट जो होगा वो किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू, वो किसके बराबर आएगा, अब हम एक बार नर्नस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, ई इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, ई नॉट इंटू किसके बराबर लिखते हैं आप 0.05, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई के डिवाइड बाई सॉरी एन लिखते हैं हम, एन, उसके बाद लिखेंगे हम लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केएसपी यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर वो केएसपी बनेगा, अब ये वाला जो रिएक्शन है ना बेटा, इस रिएक्शन का आपका केएसपी वैल्यू निकालना है, विच मींस प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा तो ई वैल्यू 0 होगा, तो ई नॉट किसके बराबर आएगा, ई नॉट इज इक्वल 0.0591 डिवाइड बाई एन, उसके बाद आएगा लॉग ऑफ केएसपी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे केएसपी इज कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम। तो हम क्या निकालेंगे, हमें किसका वैल्यू चाहिए बेटा, ई नॉट का वैल्यू आपको दिया है, एन का वैल्यू जो होगा इस रिएक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर लूज कर रहा है, तो एन का वैल्यू 1 होगा। तो लॉग ऑफ केएसपी जो आएगा, लॉग ऑफ केएसपी दैट वुड बी इक्वल टू किसके बराबर, ई नॉट डिवाइड बाई 0.0591। तो देखिए बेटा ई नॉट का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 0.952 डिवाइड बाई करेंगे हम बेटा 0.0591, इन दो का रेशो निकालेंगे तो रेशो आएगा माइनस 16.1, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो लॉग केएसपी होगा माइनस 16.1 के बराबर।
आपको रिएक्शन दिया हुआ काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, तो ये रिएक्शन आपको दिया, आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन माइनस प्लस डी बी बाई डी टी किसके बराबर होगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे, इसका रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1/3 डी ए बाई डी टी किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू +1/2 डी बी बाई डी टी। तो ये हमारा बनेगा। हमें क्या चाहिए बेटा, प्लस डी बी बाई डी टी किसके बराबर आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो जब 2 यहाँ आएगा वो बनेगा -2/3 डी ए बाई डी टी। ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका, ये वाला जिसका हमें आंसर ढूंढना है। ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये हमारा आंसर बनेगा। अब ऑप्शन में देखिए ये आंसर कहाँ पे है, -2/3 डी ए बाई डी टी, थर्ड ऑप्शन आएगा, इट इज द करेक्ट आंसर। Which are the following arrangements with respect to the their reactivity in nucleophilic addition? Nucleophilic addition reaction is correct. इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है वो करेक्ट होगा वो हमें बताना है। चलिए हम पहले कंपाउंड्स लिखते हैं, फिर बाकी बात समझते हैं। एस्टोफिनोन, एस्टोफिनोन का मतलब क्या है, आपके पास एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर आपने स्टाइल ग्रुप लगाया है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये है एस्टोफिनोन। दूसरा कंपाउंड क्या लिखा है, पैराटोलल्डिहाइड आपको दिया हुआ है। पैराटोलल्डिहाइड में क्या होगा, एक आपको रिंग दिया हुआ है बेंजीन रिंग, और उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, टोलल्डिहाइड दिया है, तो टोलल्डिहाइड का मतलब है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दिया है, लेकिन यहाँ पे पैरा पोजिशन पे होगा CH3, ठीक है, हो गया दूसरा। तीसरा बेंजल्डिहाइड आपको दिया है, बेंजल्डिहाइड हम दिखाएंगे ऐसे, बेंजल्डिहाइड में क्या करेंगे, हम ऊपर रखेंगे बेटा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है पैरानाइट्रो। आप देखिए बेटा, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा पोजिशन पे NO2 है और यहाँ पे है बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन समझ लेते हैं। रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हमें इस कंपाउंड का करवाना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आप बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं करते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग जो होता है उसमें हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR रिएक्शन उस पर हम करते हैं। हमें कौन सा रिएक्शन करना, हमें करना है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा, ये जो कार्बन होगा इस पे हमें एडिशन रिएक्शन करवाना होगा, इस कार्बन पे। अगर इस पे एडिशन रिएक्शन हमें करवाना होगा तो इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड कौन होगा, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव वो कंपाउंड होगा जहां पे कार्बन का नेचर जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा होगा, जहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, वहां पे जो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स का अटैकिंग रिएजेंट होगा, तो जहां पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा होगा वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जहां पे कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा होगा वहां पे रिएक्टिविटी कम होगी। अब इन 4 कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कहां पे होगी, सबसे ज्यादा कम रिएक्टिविटी कहां पे होगी, पहले वो करते हैं, क्योंकि आपको जो ऑर्डर दिया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया। सबसे कम रिएक्टिविटी जो होगी वो पहले वाली की होगी, सबसे कम रिएक्टिविटी जो होगी वो इसी वाले कंपाउंड की होगी। तो पहला सबसे कम रिएक्टिव जो बनेगा वो बनेगा ये कंपाउंड। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इस कंपाउंड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ एक तो CH3 ग्रुप है बल्क ग्रुप, और उसके साथ बेंजीन रिंग भी अटैच है, तो यहां पे हो जाएगा बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस। इस स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। तो पहले पोजीशन पे आना चाहिए बेटा कौन सा, पहले पोजीशन पे आना चाहिए हमारा एस्टोफिनोन। तो अब एस्टोफिनोन कहां पे लिखा है सर, दूसरे ऑप्शन में एस्टोफिनोन लिखा है, पहले ऑप्शन में एस्टोफिनोन लिखा है, यहाँ पे पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड लिखा है, ये नहीं आंसर आएगा, बेंजल्डिहाइड लिखा है, ये आंसर नहीं आएगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस पहले वाले में ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो उसकी वजह से यहाँ पे रिएक्टिविटी होगी वो सबसे कम होगी। अब उसके बाद क्या होगा, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी उसके बाद हम समझ लेते हैं। अब और एक चीज भी समझ लेते हैं, वो उससे ज्यादा ईजी हो जाएगा ये सवाल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा सर, जहां पे कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। अब कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहां पे ज्यादा होगी, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो सबसे ज्यादा होगी वो कहां पे होगी, वो होगी इस वाले ग्रुप में, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कौन सा इफेक्ट करेगा, -R इफेक्ट, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा। इसमें +R ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा बिकॉज ऑफ +H इफेक्ट। अब देखिए इसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो नाइट्रो वाला होगा। अब आप देखिए किस ऑप्शन में नाइट्रो वाला सबसे लास्ट में लिखा है, यहां पे पैराटोलल्डिहाइड लिखा है, ये आंसर नहीं है, यहां पे पैराटोलल्डिहाइड, यहां पे पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड दिया है, यहां पे भी पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड दिया है, तो इसका मतलब या तो सेकंड ऑप्शन होगा या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब आपके पास 2 चीजें बच गए, पैराटोलल्डिहाइड और कौन सा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। पैराटोलल्डिहाइड क्या करेगा, यहां पे +H इफेक्ट होगा, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। कार्बन जब इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ेगी, इसको न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये वाला जो होगा ये कम रिएक्टिव
रिएक्टिव होगा, बट बेंजल्डेहाइड वुड बी मोर रिएक्टिव, तो कम रिएक्टिव बनेगा पैराटोलरडाइड, उसके बाद बेंजल्डेहाइड। तो इससे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। A gas that cannot be collected over water, कौन सा गैस है जिसको हम वाटर पे कलेक्ट नहीं कर सकते हैं? अब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट्स कॉल्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। जब हम गैसेस को कलेक्ट करते हैं ना किसी रिएक्शन में, तो वहां पे एक फिनोमेनन यूज करते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताऊंगा। मान लो आपने कंटेनर लिया, ऐसे कंटेनर आपने ऐसे लिया, इस कंटेनर में आपने क्या लिया है, इस कंटेनर में कोई सोल्यूशन है, लेट्स एज्यूम कि इस सोल्यूशन में कोई गैस बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक इसके अंदर एक जो एक शेल होते हैं उसको बोलते हैं एक बी हाइव शेल, उसको नाम कहते हैं। तो हम एक शेल जैसा लेते हैं, यहाँ पे वो एक कप जैसा होता है, कप जैसा। इस कप में यहाँ पे एक थोड़ा सा कैविटी वैविटी होता है, बी हाइव शैलो हमने यहाँ पे ले लिया, वो बी हाइव शैलो यहाँ रख दिया। उसके बाद हम एक गैस जार लाते हैं, वो जो गैस जार होता है वो उस पर इन्वर्ट करके रखते हैं, लेकिन उस गैस जार में पहले हम पानी भरते हैं। तो अगर हम गैस जार में पानी भरेंगे तो गैस जार इस पर ऐसे इन्वर्टेड रख दिया, ऊपर से गैस जार बंद कर दिया। इस गैस जार में पानी होता है, जैसे ही यहाँ से गैस बनेगा, जैसे यहाँ पे गैस बनेगा, गैस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे गैस आने लगेगा। जब गैस आने लगेगा तो वाटर की लेवल जो होगी वो नीचे जाने लगेगी, क्योंकि जितना ऊपर गैस आएगा, गैस का प्रेशर बढ़ने की वजह से पानी नीचे आएगा। दैट्स कॉल्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो ये एक मेथड है जिससे हम गैस को कलेक्ट करते हैं। अब देखिए बेटा क्या, अ गैस दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, वाटर के ऊपर कौन सा गैस कलेक्ट नहीं किया जा सकता है? N2 तो कलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ऑक्सीजन जो होता है वो भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है इट रिएक्ट्स विद वाटर, ये वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अगर इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वो बनेगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अगर सल्फ्यूरस एसिड बनेगा तो ये तो ऊपर पहुंचेगा ही नहीं, इस तो पानी ने खा लिया सल्फ्यूरस एसिड, तो SO2 वाटर ने खा लिया, सल्फ्यूरस एसिड बन गया, तो आपको गैस नहीं मिलेगा। तो इससे इसका आंसर जो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। पीएच जो होता है डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो ये भी कलेक्ट किया जा सकता है, बट SO2 गैस जो होगा वो कलेक्ट नहीं होगा। Which are the following will not act as oxidizing agent? इनमें से कौन सा स्पीशीज है जो ऑक्सीडाइजिंग एक्ट नहीं करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्रोमियम दिया, टंगस्टन दिया है, क्रोमियम दिया और मोलिब्डेनम दिया। आपको ये पता होना चाहिए बेटा, अगर आपको याद होगा क्रोमियम, मोलिब्डेनम और उसके बाद आता है टंगस्टन, ये होते हैं ग्रुप 6 के एलिमेंट्स, ग्रुप 6 के एलिमेंट्स। और 21 ब्लॉक के हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप ये कंपाउंड्स देखेंगे या ये जो आयन्स आपको दिए, इन सब में जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होगा। +6 की जो स्टेबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो डाउन द ग्रुप जो +6 की स्टेबिलिटी होती है, ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, वो स्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ आईपी इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आप यहां पे देखिए तो +6 की स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका +6 जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। लाइकवाइज इसका भी जो +6 होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन क्रोमियम +6 जो होगा वो उतना स्टेबल नहीं होगा, इट विल बी लेस स्टेबल। अगर वो लेस स्टेबल होगा सो दिस इज मोर लाइकली टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट आपको सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो अब देखिए इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है देन क्रोमियम, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होना चाहिए था, अगर इसका ऑप्शन ऐसे लिखा होता हम उसको लिखते हैं WO+6, मतलब मैं इसका आंसर लिखता WO3, बट ऑप्शन ऐसे थे उसमें दो ऑप्शन दिए, तो इसलिए मैं WO+6 भी लिखूंगा, MO+ भी लिखूंगा। MO+ है सेकंड सी ऑप्शन और W+ है बी ऑप्शन, इसमें C एंड B आना चाहिए आंसर। C एंड B कहां पे होगा, ऑप्शन नंबर 3 में। Next question, the catalytic activity of transition metals and its compounds is described mainly to, इसको लिखना था is ascribed mainly to, तो वो किसके है? जो ट्रांजिशन मेटल्स जो कैटालिटिक एफिशिएंसी दिखाते हैं वो इसलिए दिखाते हैं बिकॉज दे कैन अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये इसका आंसर बनेगा, उसकी वजह से वो कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। What will be the theoretical value of spin-only magnetic moment when FeSCN reacts with, जब वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, solution containing F- ions to yield a complex। ये जो FeSCN है ना बेटा, यहाँ पे इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। जब ये फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये 6F1 के साथ रिएक्शन करेगा। अगर ये 6 फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा FeCN6 और इसका नेट चार्ज बनेगा -3। क्यों? क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब आप देखिए बेटा, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर +3 है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर +3 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d5, उसके बाद आएगा 4s0,
4p0, उसके बाद आएगा 4d0। अब यहाँ पे सॉरी मैंने CN लिख दिया, यहाँ पे फ्लोरीन है बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा F, फ्लोरीन 6 आएंगे। अब देखिए फ्लोरीन जो होता है ये एक वीक फील्ड लिगेंड होता है फॉर 3D ट्रांजिशन सीरीज, तो ये वीक फील्ड लिगेंड ये पेयरिंग नहीं करेगा, इसका मतलब D में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 5 के 5 क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड एंड अनपेयर्ड। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू कितना होगा, n इंटू एन प्लस टू बी एम, n इंटू एन प्लस टू बी एम। तो n का वैल्यू कितना है 5, 5 इंटू 5 प्लस 2 कितना हो गया, वो हो गया bm। इसका रूट लेंगे हम बेटा, वो बनेगा 5 इंटू 5 प्लस 2 हो गया 7 इंटू 5 हो गया रूट 35 bm आएगा। रूट 35 bm कितना होता है, अगर ये 36 होता है तो 6 होता है, वैल्यू 6 से कम आएगा, इट वुड बी 5.92 bm। तो ये हमारा आंसर बनेगा बेटा 5.92 bm। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, नजर रखे बेटा। ये कंपाउंड जो आपको पहले दिया, दिस कंपाउंड इज अ फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करना है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे रिएक्शन होगा राइमर टाइमैन रिएक्शन। अगर राइमर टाइमैन रिएक्शन होगा तो x क्या बनेगा, सर यहां पे x की जगह आ जाएगा, x की जगह जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा OH तो रहेगा ही, इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम नाम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे वो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और वो जो CHO आ जाएगा वो आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि इसमें होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सिस सैलिसल्डिहाइड। अब इसके बाद क्या किया, इसी X कंपाउंड का हम रिएक्शन कर रहे हैं 50% QH के साथ। अब नजर रखिए बेटा, क्या ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है या डाइल्यूट सोल्यूशन, सर 50% इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब CHO जो है ना, कार्बोनिल कार्बन जो है, ये कार्बोनिल कार्बन जो है, इसके साथ ये वाला जो कार्बन होगा इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या इस अल्फा कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है, सर इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो तब यहां पे नेक्स्ट रिएक्शन जो होगा वो होगा कैनिज़ारो रिएक्शन। अगर कैनिज़ारो रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इसका एक मॉलिक्यूल होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिसका रिडक्शन होगा। तो अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन, तो इसमें दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे या उसका रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा एल्डिहाइड्स का, वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अगर रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल तो एक प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन OH और यहाँ पे बनेगा CH2OH, और एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको बेटा पोटेशियम के साथ किया है ना, KOH के साथ, पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये आप याद रखोगे, तो पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। अब आप देखिए, आपको देखना है इस वाले कंपाउंड से कौन प्रोडक्ट बनेगा। ये तो नहीं होगा, ऐसे तो कंडेंसेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये बेंजीन CH2OH, लेकिन इसको ऊपर OH रहेगा, तो बेंजीन और ऊपर OH ये बनेगा बेंजीन OH एंड CH2OH, और ये बनेगा इसका सोडियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट, तो थर्ड पार्ट बनेगा करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, इसमें आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का। प्रोडक्ट समझ लेते हैं बेटा, ये आपको ये जो कंपाउंड दिया, इस कंपाउंड में दो ग्रुप्स है बेंजीन पे, एक तो Br है और SO3H। ब्रोमीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये इसका ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, और ये कौन सा बनेगा पैरा पोजीशन, तो ये बनेगा OP डायरेक्टिंग। इसका मैं क्लोरीनेशन रिएक्शन कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो ये जो क्लोरीन होगा या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, लेकिन पैरा पोजीशन पहले ही ऑक्यूपाइड है, तो इससे जो क्लोरीन जाएगा वो कहां पे जाएगा, क्लोरीन विल गो टू द ऑर्थो पोजीशन बिकॉज पैरा पोजीशन इज प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय SO3H। तो ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे तो Br है ही, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा बेटा Cl। ये तो होगी पहली बात, तो बन गया एक प्रोडक्ट। अब उसके बाद रिएक्शन करवाना है, वाटर के साथ हीट करना है, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल लिखा है वो H+ लिखा है। जरा इसको आप देखिए बेटा, इसमें अब दूसरा रिएक्शन होगा जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब H+ क्या करेगा, इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। H+ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये इस वाले कार्बन को अटैक करेगा और ये किसको हटा देगा, SO3H को हटा देगा। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो तब क्या होगा, यहाँ पे तो Br है ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, और यहाँ पे SO3 की जगह H आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसमें Br और Cl अटैच होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, SO3H तो भाग जाएगा, OH तो आएगा नहीं। थर्ड ऑप्शन बनेगा इसका करेक्ट आंसर।
एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10O, ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को देख के आपको लगता है कि इसका जो DU होगा वो 1 के बराबर होगा, इसका जो HDI होगा, हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स, दैट वुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड तो होगा, ये ऑक्सीजन है, फॉर्मूला के हिसाब से लग रहा है। यील्ड्स ये क्या दे रहा है, इट गिव्स फिनाइल हाइड्राजोन दे रहा है and gives negative response to the iodoform test। अब देखिए negative response to iodoform test का मतलब क्या होता है, अगर आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन होता है कि वो कंपाउंड होना चाहिए मीथाइल कीटोन, वो होना चाहिए मीथाइल कीटोन। जो मीथाइल कीटोन्स होते हैं वही देते हैं पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब पहली बात तो ये है कि नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये मीथाइल कीटोन नहीं होना चाहिए, ये कोई और कीटोन हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मीथाइल कीटोन तो ये नहीं हो सकता है। दूसरी बात, एंड नेगेटिव रेस्पॉन्स टू आयोडोफॉर्म एंड टॉलरेंस टेस्ट। जरा आप देखो टॉलरेंस टेस्ट के नेगेटिव देता है, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है बेटा, एल्डिहाइड्स क्या देते हैं, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ये कीटोन्स क्या देते हैं, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। इसका मतलब ये सब्सटेंस कीटोन होना चाहिए, लेकिन ये मीथाइल कीटोन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शंस में जो ये लिखा है पेंटेनल एल्डिहाइड तो नहीं होगा, ये अल्कोहल है, नहीं होगा, ये है पेंटेन 2 ओन और ये है पेंटेन 3 ओन। अब बताओ ये दो में से क्या हो सकता है, क्या ये पेंटेन 2 ओन होना चाहिए या ये पेंटेन 3 ओन होना चाहिए। देखिए बेटा पेंटेन क्या लिखा है 2 ओन, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, फिर आएगा बेटा CH2, फिर आएगा CH2 और उसके बाद आएगा CH3। जरा आप देखो क्या है पेंटेन 2 ओन नहीं है, और क्या ये वाला पार्ट जो होगा क्या है मीथाइल कीटोन नहीं है, बिल्कुल है मीथाइल कीटोन। अगर मैं 3 पेंटेनोन ले लूंगा तो ये ऐसे बनेगा CH3 CH और यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा बेटा CH2 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा CH3। अब मुझे बताए इज दिस कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड है, क्या ये वाला कंपाउंड मीथाइल कीटोन है या इथाइल कीटोन, इट इज एन इथाइल कीटोन। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड ये नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी दिस वन कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इट हैज टू बी 2 पेंटेनोन। चले नेक्स्ट सवाल, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मीथल ईथर। हमारे पास एक कंपाउंड है फिनाइल मीथल ईथर, उसका रिएक्शन HI के साथ करेंगे हम, प्रोड्यूस एन एरोमेटिक कंपाउंड A, तो बनेगा कंपाउंड A, विच ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स B। आपको बताना है A और B क्या होगा। पहले हम देखेंगे हमारा जो इनिशियल कंपाउंड है फिनाइल मीथल ईथर जो होगा उसका मतलब है एनिजॉल मिथॉक्सबेंजीन OCH3, तो ये आपका फिनाइल मीथाइल ईथर। इट रिएक्ट्स विद HI, अगर ये HI के साथ रिएक्शन करेगा, इसका HI के साथ रिएक्शन करेंगे, HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो सीधा आंसर है सर इसमें न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो उससे क्या होगा बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, सर ये वाला जो कंपाउंड होगा, ये वाला कंपाउंड जो होगा, इस कंपाउंड में क्या हो जाएगा बेटा, नजर रखिए बेटा, तो यहां पे क्या होगा, नजर रखते हैं बेटा, इसमें जो कंपाउंड बनेगा, तो यहां देखिए बेटा क्या, अगर ये जो CH3 जो होगा ना, ये I के साथ भाग जाएगा और HO की जगह आ जाएगा, तो यहां पे बनेगा बेटा OH, हो गया, ये तो फिनॉल हो गया। अब फिनॉल का रिएक्शन आप किसके साथ करवाएं, नाइट्रिक एसिड के साथ, और वो भी कौन सा नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन होगा। अब नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, सिंस फिनॉल इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप, इट हैज प्लस आर इफेक्ट, तो जो NO2 ग्रुप जाएगा वो ऑर्थो पोजिशंस पे और पैरा पोजिशंस पे जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनना चाहे वो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा OH, और यहाँ पे NO2 आएगा, यहाँ पे भी NO2 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, NO2 आएगा। इसको हम क्या नाम कहेंगे बेटा, 2, 4 and 6, इसको हम ऐसे नाम पढ़ेंगे बेटा 2, 3, 4, 5 and 6, 2, 4 and 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम नाम कहते हैं बेटा पिक्रिक एसिड, इसको नाम कहते हैं बेटा पिक्रिक एसिड। तो हमारा जो आंसर बनेगा, पहले हमारा प्रोडक्ट फिनॉल होगा, फिर पिक्रिक एसिड बनेगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बेटा फिनॉल, और उसके बाद बनेगा पिक्रिक एसिड। In the nitration of benzene with a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, that is nitrating mixture, आप बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और बेंजीन रिंग पे आ जाएगा NO2 ग्रुप। अब आपको बताना है कि द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्वड इज, इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या रिएक्शन होता है यहाँ पे, HNO3 प्लस H2SO4 जो होगा, ये रिएक्शन करेंगे आपस में, तो यहाँ पे बनेगा, एक तो बनेगा NO2 प्लस और बनेगा H3O प्लस, H2O प्लस के साथ बनेंगे बेटा ट्वाइस HSO4 -1। नाइट्रेशन रिएक्शन में आप पढ़ते हैं कि NO2 प्लस जो होगा इट विल बिकम एन इलेक्ट्रोफाइल, यही रिंग को अटैक करेगा और इरीनियम आयन बनाएगा, वीलैंड इंटरमीडिएट बनाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल को आपको बनाना है तो इसमें 4 कार्बन होंगे। ब्यूटेन नाइट्राइल CH3 CH2, उसके बाद और एक CH2 और उसके बाद CN होना चाहिए। मे बी प्रिपेयर्ड बाय, इसको कैसे बनाना है? अगर आपको ब्यूटेन नाइट्राइल को बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? रिएजेंट आप यूज कर रहे हैं बेटा KCN। अगर आप KCN यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात है कि KCN का रिएक्शन अल्कोहल के साथ नहीं करवाना है, तो अल्कोहल तो नहीं होना चाहिए, ना तो प्रोपाइल अल्कोहल होगा ना तो ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। तो KCN का रिएक्शन हम कराएंगे बेटा अल्काइल हैलाइड के साथ। लेकिन कौन सा वाला अल्काइल हैलाइड जिसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि एक तो CN का कार्बन आएगा, 3 कार्बन होने चाहिए, एक CN का कार्बन आएगा और हैलाइड भाग जाएगा, उसकी जगह CN आ जाएगा। तो इसका मतलब ब्यूटाइल क्लोराइड तो नहीं होगा, इट हैज टू बी अ प्रोपाइल क्लोराइड। इन द सेट ऑफ रिएक्शंस, आपको सेट ऑफ रिएक्शंस दिए हुए हैं प्रोपेनोइक एसिड के। इट यील्ड्स, क्या दे रहा है? ये कंपाउंड दे रहा है D। हमें क्या पूछा गया? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी? डी का स्ट्रक्चर क्या होगा? नजर रखें, ये कंपाउंड जो आपको दिया ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2 के साथ रिएक्शन करके ऑयल क्लोराइड बना रहे हैं। जब ये ऑयल क्लोराइड बनाएंगे तो पहला A वाला कंपाउंड, जो B वाला कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 और उसके बाद बनेगा बेटा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा B। अब B का रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ करवाया, तो अगर मैं इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कराऊंगा, अमोनिया इसको अमाइड में बदल देगा, तो ऑयल क्लोराइड जो होगा वो अमाइड में कन्वर्ट होगा, वो बनेगा C डबल बॉन्ड O और उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पे बेटा NH2। ये मेरा कंपाउंड जो होगा ये C होगा। अब इस कंपाउंड का रिएक्शन हम KOH के साथ करवाते हैं और Br2 के साथ। ये फेमस रिएक्शन है, आपको याद होना चाहिए। इट वुड बी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा वो इस पूरे मॉलिक्यूल में से भाग ही जाएगा, तो CO ग्रुप जो होगा ये यहाँ से भाग जाएगा। अगर CO ग्रुप भाग जाएगा, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है? तो कार्बन एटम जो होगा वो कम हो जाएगा और यहाँ पे आएगा बेटा NH2। अब देखिए ये वाला जहाँ पे भी लिखा होगा यही बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल कंपाउंड CH3 CH2 NH2। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, इनमें से अमाइनो एसिड कौन है? हार्मोन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट रेस्पेक्टिवली। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, फ्रैक्टोज कार्बोहाइड्रेट, रैमिनोज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, तो छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है हमें? दूसरा सीक्वेंस में बेटा विटामिन। विटामिन में क्या लिखा है? ग्लूटामिक एसिड और एक देखिए बेटा एस्पार्टिक एसिड। ये तो अल्फा अमाइनो एसिड है, ये विटामिन नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है इंसुलिन और उसकी इंसुलिन, यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड लिखा है बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड, और यहाँ पे लिखा है इसका जो आएगा सेकंड पार्ट आएगा। ये जो एस्पार्टिक एसिड होता है इट इज एन अमाइनो एसिड। हार्मोन कौन होगा? इंसुलिन इज अ हार्मोन। विटामिन कौन है? एस्कॉर्बिक एसिड। और कार्बोहाइड्रेट कौन है? राइमिनोज, सेकंड पार्ट आएगा। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीशीज मोस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक कौन होगा? ये कंजुगेटेड है बट एरोमेटिक नहीं है। ये वाला क्या बनेगा? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसमें 4 पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये होगा नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है ये। और ये वाला है 4 पे वाला, ये है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्योंकि 4 पे है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल। हमें पूछा है मोस्ट स्टेबल कौन होगा? ये वाला जो कंपाउंड होगा ये तो रिंग कंपाउंड है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इट हैज अ 4 पे इलेक्ट्रॉन्स, इट वुड बी एंटी एरोमेटिक। बट ये वाला जो कंपाउंड होगा इसमें 2 पे इलेक्ट्रॉन है, इट इज एरोमेटिक, इट इज हाईली स्टेबल। DNA and RNA contain 4 bases each. Which are the following bases not present in RNA? RNA में थाइमीन नहीं होता, आंसर आएगा 3 पार्ट। H3PO4 is a tri-basic acid and one of its salts is this. एक साल्ट है इसका H3PO का, वो ये वाला है। What volume of 1 molar NaOH? 1 molar NaOH का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा? Should be added to 12 ग्राम ऑफ, इसके 12 ग्राम के साथ इसका 1 मोलर सोल्यूशन हम ऐड करेंगे। फिर क्या लिखा है? टू कन्वर्ट इट इनटू Na3PO4। हमें वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हम रिएक्शन लिखेंगे पहले। रिएक्शन क्या है बेटा? NaH2PO4। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या बनाना है बेटा? Na3PO4। Na3PO4 हमारा प्रोडक्ट बनेगा और उसके साथ साथ वाटर बन जाएगा। अब हमें क्या करना है? रिएक्शन लिखना है बेटा। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे एक Na है, यहाँ पे 2 Na आएंगे, तो ये रिएक्शन बनेगा या ऐसे बनेगा। अब देखिए बेटा हमारे जो हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे? 4, और ये आएगा ट्वाइस वाटर। ये हमारे रिएक्शन है।
अब रिएक्शन में क्या दिया नजर रखिए आप, इसके आपके 12 ग्राम दिए हैं और इसका आपको क्या दिया, इसकी मोलैरिटी दी है 1 मोलर और इसका हमें वॉल्यूम पूछा है कि वॉल्यूम कितना होगा। क्यों ना हम ऐसा करेंगे, हम इसको इक्विवेलेंस से निकालेंगे या मोल से निकालेंगे। मैं निकालूंगा इसके मोल्स कितने होंगे, मोल्स कितना होगा, मास कितना है 12 ग्राम डिवाइड बाई इसका मोलर मास है बेटा 120, 12 बाई 120 0.1 होगा कि नहीं, तो इसके है 0.1 मोल। तो अगर आपको इसके 0.1 मोल लेना है, इसके डबल लेने हैं, ट्वाइस लेना है, तो आपको इसके जो मोल लेने पड़ेंगे वो डबल लेने पड़ेंगे, मोल होंगे बेटा फिर 0.2 मोल। किसके 0.2 मोल, NaOH। हमें NaOH का ही वॉल्यूम पूछा है, तो मोलैरिटी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.2, मोलैरिटी कितनी है 1, मोलैरिटी है 1, तो ये जो वॉल्यूम आएगा लीटर्स में आएगा 0.2 लीटर। 0.2 लीटर कितना ml होता है सर, इट इज 200 ml। तो 200 ml जो होगा वो इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन में अगर है तो देख लेते हैं आंसर क्या है, 100 ml 200 ml, ये आएगा बेटा इसका आंसर। If kinetic energy of proton is increased 9 times, अगर kinetic energy को 9 टाइम्स बढ़ाएं तो वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अरे ये तो आसान है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और kinetic energy का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है 1 डी ब्रॉगली में, पूरा इक्वेशन ही लिख लेता हूँ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है दैट्स इक्वल टू h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, ये बनेगा हमारा इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हम इस प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ाएंगे 9 टाइम्स। तो मैं लैम्डा लिखूंगा, इट इज इक्वल टू h डिवाइड बाई रूट ऑफ ट्वाइस इंटू 9k, 9 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। तो लैम्डा जो बनेगा वो किसके बनाया हुआ है, ये बनेगा 3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कटेगा, वो बनेगा h डिवाइड बाई 3 इंटू रूट ऑफ ट्वाइस के एम। तो जो इसकी वेवलेंथ होगी वो 3 टाइम्स डिक्रीज होगी, सो लैम्डा बिकम्स 1/3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स। तो ये डिक्रीज हो जाएगा 1/3 टाइम्स, क्योंकि इसमें अंडर रूट था इसलिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या होगा, इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 1 एन हाइड्रोजन एटम विल बी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 4 से 1 आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 4 से 1 आएगा, ऑर्बिट नंबर 4 से इलेक्ट्रॉन आएगा और ऑर्बिट नंबर 1 पे आ जाएगा, तो इसको n1 मान लो, इसको n2 मान लो। तो हम निकालेंगे डेली, डेली किसके बराबर होगा, जूल्स में वैल्यू दिया है वहां पे देखिए 2.18 इंटू 10⁻⁻18। फिर हम क्या लिखते हैं बेटा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर इंटू करते हैं z स्क्वायर, यूनिट लिखते हैं जूल। तो हम लिखेंगे बेटा 2.18 इंटू 10⁻⁻18, 1/n1 स्क्वायर कितना आएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कितना आएगा 4 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर आएगा, यूनिट आएगा जूल। अब देखिए कितना वैल्यू आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18। अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाई 16 इंटू 1 इज 16, तो इंटू आएगा बेटा जूल आएगा यहाँ पे। इसका वैल्यू देखिए कितना आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18, तो ये कितना आएगा बेटा 15/16, 15/16 को आप 1 मानेंगे, तो इसका वैल्यू जो आएगा डेली का वैल्यू, डेली वैल्यू वुड बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, यह है डेली का वैल्यू। अब अगर डेली का वैल्यू इतना है तो डेली किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर, तो न्यू किसके बराबर आएगा, डेली अपॉन एच। तो डेली कितना है बेटा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और डिवाइड कितना करेंगे एच का वैल्यू विच इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो अब देखिए, तो इसको 2/6 मान लो तो 0.3 बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा बेटा 3.08 इंटू 10⁻16 बनेगा, एक 10 वहां जाएगा तो 15 आ जाएगा, 15 पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो होगा वो ये वाला आंसर आपको मिलेगा। तो दिस वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, बिल्कुल आंसर है। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हमें क्या करना है, हमें एनर्जी डिफरेंस देखना है, उस एनर्जी डिफरेंस को फिर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो एनर्जी डिफरेंस डेली होगा एच न्यू के बराबर, न्यू का वैल्यू निकालो, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आंसर। Which are the following, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करो, एलिमेंट विद हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा जिसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा 3d10 4s1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी लेकिन सेकंड बहुत ज्यादा होगी, तो इसका मतलब जो ए होगा उसको सी आएगा, तो ए को सी आएगा, एक ही ऑप्शन है जहां पे ए को सी आएगा, एक ही ऑप्शन है, बिल्कुल एक ही ऑप्शन है, ए को सी आएगा। अब उसके बाद देखो क्या, बी को डी आना चाहिए, फिर एलिमेंट विद हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी डी। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d10 4s2,
अगर 3d10 4s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन डी में से निकालना है जो बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल सही है, ये आंसर आएगा और उसके हिसाब से आप मैच करना। अब ये तो हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 69। अब हमें कौन सा क्वेश्चन लेना है बेटा, हमें लेना है क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 में भी हमें टेबल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 70 में जो हमें टेबल दिया है, इस टेबल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इस टेबल में हमें क्या दिया है, यहां से रिएक्शन दिया और यहां से लिखा है क्या लिखा है। हम पहली रिएक्शन को स्टडी कर लेते हैं। ये रिएक्शन जो है ना, ये एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर मैं डिक्रीज इन टेम्परेचर करूंगा, इसमें फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट बाय लॉवरिंग द टेम्परेचर। इसका मतलब ए को आएगा एस, ए को आएगा एस, ये बात तो सही है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें प्रेशर का इफेक्ट भी होगा। क्यों, प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड बाय राइज इन प्रेशर। तो ए को आना चाहिए पी, पी एंड एस। ए को आएगा पी एंड एस, 3 जगह लिखा है पी एंड एस, 3 जगह लिखा है। देखो यहां भी पी एंड एस, यहां भी पी एंड एस, यहां भी पी एंड एस। तो अब देखते हैं दूसरे का आंसर क्या आएगा। अब जो बी लिखा है, बी लिखा है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का आंसर बताओ बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, बाय राइज इन टेम्परेचर। तो इट इज फॉरवर्ड शिफ्ट बाय राइज इन टेम्परेचर। तो बी को आना चाहिए आर। जो बी होगा उसको क्या आएगा बेटा, बी को आना चाहिए आर। दोबारा से देखो बेटा, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो डिक्रीज इन टेम्परेचर आएगा, डिक्रीज इन। फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है ना बेटा, यहाँ पे फॉरवर्ड बाय लॉवरिंग द टेम्परेचर, तो इसको एस आना चाहिए। तो बी को आना चाहिए बेटा एस। एक तो एस आएगा ही, उसके अलावा और कोई आएगा। इसमें देखो लेफ्ट साइड में मोल्स ज्यादा, राइट साइड में मोल्स कम है। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का ये इफेक्ट रहेगा कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, इसमें लिखा है ना फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे। सो इट इज फेवर्ड बाय राइज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इसको पी एंड एस आ जाएगा। पी एंड एस कहां पे है, पी एंड एस, पी एंड एस, पी एंड एस, फंस गए। सी निकालो। ये रिएक्शन जो है, ये वाला रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक आंसर तो ये है, इट इज फेवर्ड बाय लॉवरिंग द टेम्परेचर। एस तो आना ही है, तो एस अब 2 में है, इसमें है एस और इसमें है एस। अब देखना है क्यों भी दोनों में है, तो क्यों भी आ जाएगा, वो भी ठीक है। अब लास्ट वाले पे आते हैं, लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा पी एंड एस, पी एंड एस। हाँ बेटा, यहाँ पे पी एंड आर यहाँ पे लिखा था मैंने यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नजर नहीं पड़ी थी। इट वाज आई थिंक मुझे ये वाला करना था, पी एंड एस नहीं, ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा आंसर हो गया 70 का। 71, मैच द रिएक्शन गिवन इन कॉलम 1 विद द प्रोडक्ट्स गिवन इन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए बेटा, क्या जो पहला वाला रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन, इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन दिया, जिंक प्लस HCl। आपको दिए बेटा अल्काइल हैलाइड, जिंक प्लस HCl। इस रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिडक्शन रिएक्शन। अगर रिडक्शन रिएक्शन होगा, अगर रिडक्शन रिएक्शन होगा तो इसमें अल्केन बनेगा। इसका मतलब ए का, अगर इसमें रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन ऐड होगा, क्लोरीन भाग जाएगा, प्रोपेन बनेगा। तो इसका मतलब ए को आना चाहे आर। ए को आर कहां पे लिखा है, थर्ड ऑप्शन में। अब दूसरा रिएक्शन जो है एनहेक्सीन एनहाइड्रस AlCl3 HCl, टेक्स्ट बुक पढ़ लेना अच्छे से। इट इज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होगा। तो अगर ये एनहेक्सेन है, इसमें क्या बनेगा, या तो इसमें बनेगा 2 मिथाइल पेंटेन, या तो इसमें बनेगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो आइसोमेराइजेशन। नंबर 3 रिएक्शन देखो, 2 मिथाइल प्रोपीन, एल्कीन है ये, ओजोन O3। दिस रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होगा, उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनेंगे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर बन सकता है, या दोनों एल्डिहाइड्स या दोनों कीटोन्स बनेंगे। तो अब ये 2 मिथाइल प्रोपीन है, 2 मिथाइल प्रोपेन, एक ही कार्बन पे क्या होगा, मिथाइल। तो इसमें एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा, ये आंसर आएगा। तो लास्ट वाला रिएक्शन जो है प्रोपाइन, ये अल्काइन लिखा हुआ है, अल्काइन का रिएक्शन H2SO4 H2SO4। तो ये रिएक्शन जो है, इट इज एक्चुअली हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन है ऑफ अल्काइंस, टेक्स्ट बुक में लिखा है। तो इसका जो आंसर आएगा, डी का आंसर फिर आना चाहे क्यों, तो यहाँ पे हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन में क्या होगा, जब OH आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, वहां पे एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन में क्या होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। जब 2 OH आएंगे एक साथ, तो वहां पे ऐसा होगा। देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल में, in which of the following carbocation H/CH3 is the most likely to migrate to the positively charged carbon। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, आपको बताना है क्या यहाँ पे H माइग्रेट होगा या CH3 माइग्रेट होगा, क्या इन दोनों में से किसका माइग्रेशन होगा। और अगर माइग्रेशन होगा, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी CH3, तो यहाँ भी CH3, कौन माइग्रेट होगा। इसका आंसर ये है सर, ये जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर होगा, इस पे लोन पेयर होगा। तो ये हाइड्रोजन जो होगा, ये माइग्रेट हो जाएगा सेकंड का थर्ड पे। हाइड्रोजन एट C2 विल माइग्रेट। क्यों, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका बैक बॉन्डिंग हो जाएगा,
इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, तो इसलिए हाइड्रोजन एट C2 होगा माइग्रेट। Assertion reason, an electrochemical cell can be set off, कैसे? Only if the redox reaction is spontaneous, बिल्कुल सही है, तभी बनेगा electrochemical cell. A reaction is spontaneous if free energy change is negative, बिल्कुल सही है, तो assertion is the correct explanation, reason is the correct explanation of assertion, बात सही है. Transition metals show variable valency, बात सही है. Transition metals have large energy gap between S2 electrons and N-1d electrons, ये गलत लिखा है. Assertion is true, reason is false, reason is incorrect, C part. Isobutanol does not give iodoform test. क्या बोला था बेटा? आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता? इसमें क्या लिखा बेटा? आइसोब्यूटेनल. आइसोब्यूटेनल जो होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. क्या बोला था मैंने आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए? आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमने बोला था कि वो होना चाहिए मीथाइल कीटोन. क्या होना चाहिए? मीथाइल कीटोन. अगर मीथाइल कीटोन होना चाहिए तो आइसोब्यूटेनल जो होगा, आइसोब्यूटेनल बनाओ आप, उसमें आप देखो बेटा क्या मीथाइल कीटोन होगा या नहीं होगा. तो आइसोब्यूटेनल अगर आप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा बेटा CH3, तो यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये बनेगा आपका आइसोब्यूटेनल. आइसोब्यूटेनल क्या ये एल्डिहाइड है, कीटोन है? सर ये तो एल्डिहाइड है, ये तो एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड कैसे देख सकता है? वो तो कीटोन देगा. डज नॉट गिव, ये तो सही लिखा है. इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ये इसका आंसर नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ए मीथाइल कीटोन. तो assertion true है, reason is false, assertion is correct, reason is false. Volume of a gas is inversely proportional to the number of moles of gas, बिल्कुल गलत है. आपने पढ़ा है PV is equal to nRT, volume is directly proportional to number of moles, तो गलत statement. The ratio by volume of gaseous reactants and products is in agreement with their mole ratio. अगर gaseous reactants and products होंगे उनका जो volume ratio होगा वो always कौन सा ratio होता है? Mole ratio. ये बात सही है, क्योंकि ल्यूसाक्स लॉ में आप वही पढ़ रहे हैं कि जो वॉल्यूम रेशो होता है दैट इज एक्चुअली मोल रेशो. तो ये बात सही है, तो इसमें असर्शन ही गलत है और रीजन करेक्ट है. डी पार्ट आएगा आंसर. Radiant energy of quantum is given by E is equal to h nu. Quantum is the energy equation signifies principal quantum number, ये बात गलत है. क्वांटम और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का तो कोई आपस में ऐसा कोई रिश्ता है नहीं. क्वांटम इन द एनर्जी इक्वेशन, रेडिएंट एनर्जी होगा, तो असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी पार्ट आएगा. In mystylene is 135 trimethyl benzene. Ratio of primary 1 degree carbon, 2 degree carbon, 3 degree carbon is 1:1. जरा काउंट कर लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, हो गए 3. ये वाला 3 डिग्री, ये वाला भी 3 डिग्री, ये वाला भी 3 डिग्री, हो गए 3. 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3, ये बात सही लिखा है. In mystylene, number of 1 degree, 2 degree, 3 degree carbons are 3 and 3 respectively. Option A आएगा correct answer. If the ionization potential is IP, ionization potential अगर किसके बराबर है? IP के बराबर, electron affinity is EA and electronegativity is X, then which of the following relation is correct? आपको ये पता होना चाहिए कि electronegativity जो होता है that is average of IP and EA. IP and EA का average होता है divided by 2. अब electronegativity जगह X लिखा है तो X is equal to IP plus EA by 2. ये बाई 2, तो 2x लिखेंगे यहाँ पे 2x. ये IP है, ये प्लस है, यहाँ डाल दो माइनस आएगा IP. ये प्लस ये है, यहाँ जाओ माइनस ये आएगा, तो राइट साइड में क्या बचेगा? 0. अब देखो ये भी आपके पास एक इक्वेशन है. पहला इक्वेशन आपका यही है कि 2x माइनस ये, 2x माइनस ये माइनस IP इज इक्वल टू 0. इससे जो करेक्ट आंसर बनेगा, फर्स्ट आंसर बनेगा. द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा? ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, 2s2 2p3 है इसका कॉन्फ़िगरेशन. इसका है 2s2 2p4. इसका मतलब इसका I वैल्यू जो होगा, I1 ऑफ किसका? I1 ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो ज़्यादा होगा देन I1 ऑफ ऑक्सीजन. ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए. यहाँ ज़्यादा वैल्यू है, यहाँ कम वैल्यू हो सकता है, आंसर हो आगे देखेंगे. यहाँ कम वैल्यू, यहाँ ज़्यादा वैल्यू, आंसर नहीं है. दोनों बराबर आंसर नहीं है, दोनों बराबर आंसर नहीं है. फर्स्ट पार्ट शुड बी द आंसर. विच कंपाउंड हैज द वीकेस्ट बॉन्ड? डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, KCl में आयनिक बॉन्ड, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नियॉन में वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो नियॉन सॉलिड में वैन डर वाल्स फोर्स वीकेस्ट बॉन्ड होगा सेकंड. द हीट ऑफ कंबशन ऑफ 2 कंपाउंड्स और एक एलिमेंट का हीट ऑफ कंबशन दिया, आपको निकालना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन. तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन क्या बनेगा? C2H4 प्लस करेंगे हम बेटा H2, तो ये बनेगा C2H6. हमें क्या निकालना? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन.
तो अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है, डेल एच किसके बराबर आएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो डेल एच ऑफ C2H6 कितना है, C2H6 का डेल एच जो है वो है -1558.3। फिर उसके बाद माइनस, ये तो हो गया बेटा रिएक्टेंट्स, माइनस क्या करेंगे प्रोडक्ट्स का वैल्यू पहले लिखेंगे फिर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है, C2H4, C2H4 का वैल्यू है -1409.5। उसके बाद क्या करेंगे प्लस H2 का वैल्यू जो दिया थर्ड प्लेस में -285 अब जरा इसको सॉल्व करिए, तो इसका सॉल्व जब आप करोगे -1558.3, अब माइनस माइनस क्या बनेगा, ये तो प्लस बनेगा 1409.5, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस बनेगा माइनस, माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो प्लस आएगा ये बेटा 285.6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 158 में 49 निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेंगे 150 के करीब, लेकिन वो माइनस बचेगा, और 150 में से 255 निकालो तो 136 के अराउंड आंसर आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव आएगा, तो -136 शुड बी द आंसर। रेजोनेंस एनर्जी निकालना, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजीन टू इट्स एलिमेंट्स, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो वो आपको दिया है कितना है 5535, और आपको क्या निकालना है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस एनर्जी किसके बराबर होता है, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल, ये किसके बराबर होगा बेटा, ये याद रखेंगे आप कि आपको देखना है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना होगा और थ्योरेटिकल वैल्यू कितना होता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना होगा किसका बेटा, डिसोसिएशन ऑफ बेंजीन का, माइनस करेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है, वो है 5535 माइनस करेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, नजर रखें, बेंजीन जो होता है उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ये आप बताइए बेटा। बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, 6 बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो अब देखो आपको क्या दिया था, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी। देखिए सी सिंगल बॉन्ड सी कितने हैं सर, 3 बॉन्ड से सी सिंगल बॉन्ड सी, तो हम लिखेंगे 3 इंटू सी सिंगल बॉन्ड सी का वैल्यू कितना है 347, 3 इंटू 347। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे प्लस करेंगे। अब कौन से बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी, कितने हैं 3 बॉन्ड, 3 इंटू सी डबल बॉन्ड सी का वैल्यू कितना है 615, लिख दिया बेटा यहाँ पे 615। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट बताइए, उसके बाद करेंगे प्लस सी एच बॉन्ड जो होंगे वो कितने होंगे, सी एच बॉन्ड 6 होंगे, तो हम लिखेंगे 6 इंटू कितना आएगा बेटा 416.2। तो इस वैल्यू को सम अप करेंगे तो वो बनेगा 5535 माइनस इसका वैल्यू जो आएगा वो इसी के अराउंड आना चाहिए लगभग, एज फार एज आई रिमेंबर, तो इसका आंसर आना चाहिए बेटा 151 किलो जूल्स, 151 किलो जूल्स आना चाहिए। जरा ऐसे देखो, ये हो गए 700 और 1050, तो ये हो गया 1050, ये हो गया 1050। अब इसका देखिए बेटा 1845, 1845, और इसका देखिए 416 इंटू 6 24 और 6 इंटू 15 इंटू 6 हो गया, तो ये बनेगा 2500। ज़रा वैल्यू देखो, 5 4 हो गए 9, 8 4 हो गए 13, एक कैरी आएगा वो आएगा 5395, तो आएगा 5395, तो इनका डिफरेंस वही आएगा 151, तो इसका आंसर आना चाहिए बेटा 151 आएगा आंसर। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस द मेटल्स ऑफ ग्रुप 1, मेटल ऑफ ग्रुप 1 जो होगा, ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम आयंस बाय प्रेसिपिटेटिंग देम एज क्लोराइड साल्ट्स। ये स्टेटमेंट भी याद रखना, करेक्ट भी है। ए सॉल्यूशन इनिशियली कंटेन्स Ag+ एंड Pb+2 एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर, तो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, Pb का इतना है। Aqueous HCl solution is added to the solution until Cl minus concentration is 0.1 molar. What will be the concentration of Ag+ and Pb+2? तो हमें KSV दिया होना चाहिए, है कहीं पे बेटा, KSV ऑफ AgCl दिया है, KSV ऑफ PbCl2 दिया है। देखो आंसर कैसे करेंगे बेटा, मैं निकालूंगा पहले KSV ऑफ AgCl। KSV ऑफ AgCl किसके बराबर आएगा सर, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन और Cl- का कॉन्सेंट्रेशन। KSV कितना दिया 1.8 इंटू 10⁻⁻10, 10⁻⁻10, इट्स इक्वल टू किसका कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन तो निकालना है Ag+, Cl- का कॉन्सेंट्रेशन आपको वहीं से दिया हुआ है 0.1, 0.1 हो गया कितना बेटा 10⁻⁻1, तो ये बनेगा 10⁻⁻1। तो Ag+ का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो कितना बनेगा 10⁻⁻1, यहाँ आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻9 हो गया Ag+। अब दूसरा निकालेंगे PbCl2 का। PbCl2 का KSV किसके बराबर आएगा सर, वो होगा बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb+2, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका बेटा Cl का,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl कितना होगा और उसका पावर आएगा 2। तो Ksp का वैल्यू कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵। तो इट्स इक्वल टू Pb+2 का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए शायद, हाँ, तो Pb+2 हमें चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl कितना है 10⁻⁻1, पावर कितना है 2, 10⁻⁻2 यहाँ आएगा तो बनेगा 1.7 इंटू 10⁻⁻3 आएगा Pb+2 का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दो वैल्यूज आप देखिए कहाँ पे है, 1.8 इंटू 10⁻⁻9 एंड 1.7 इंटू 10⁻⁻3। आई थिंक जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वो बनेगा करेक्ट आंसर। The percentage of pyridine that forms pyridinium ion in a 0.01 molar aqueous pyridinium solution Kb of this is this। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ, क्या परसेंटेज ऑफ, व्हाट परसेंटेज। तो कहीं ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा परसेंट तो नहीं पूछ रहा है सवाल, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसे ही लग रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो पायरिडीन एक वीक बेस होता है, तो इसका जो अल्फा आएगा वो आएगा रूट ऑफ Kb/C। तो रूट ऑफ Kb जो होगा वो किसके बराबर होगा 1.7 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई C। कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, तो बनेगा बेटा रूट ऑफ 1.7 इंटू 10⁻, ये -1 ऊपर आएगा तो 10⁻8। रूट ऑफ 1.7 वुड बी अराउंड 1.2 या 1.3 के अराउंड, तो 1.3 के अराउंड आएगा इंटू कितना आएगा 10⁻⁻4, ये बनेगा अल्फा। अगर क्वेश्चन अल्फा परसेंट के बारे में है तो वो आएगा अल्फा इंटू 100। तो अगर मैं अल्फा इंटू 100 करूँगा 1.3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100, तो आंसर आना चाहे फिर 0.013। तो ये इसका आंसर होगा 0.013%, फोर्थ अप्रोच। द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बोराजोल, दैट इज बोराजीन, जिसको आप इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, B3N3H6। इसमें आपको बताने हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो आप इसको ऐसे बनाओगे, पहले मैं रिंग जैसा बनाऊंगा, बेंजीन जैसा। तो बेंजीन जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब B3N3H6 है, तो अब आप बताइए क्या होगा B3N3H6। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा बेटा, यहाँ पे एक जगह बोरॉन लेंगे, एक जगह नाइट्रोजन लेंगे, एक जगह बोरॉन लेंगे, एक जगह नाइट्रोजन, एक जगह बोरॉन, एक जगह नाइट्रोजन। और इसके साथ साथ क्या होंगे, इसके साथ साथ बोरॉन 3 बॉन्ड्स बनाएगा, 3 बॉन्ड्स बना के है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन होंगे। अब बताइए इसमें सिग्मा कितने हैं, 12 सिग्मा और 3 पाई, 12 सिग्मा और 3 पाई, 12 सिग्मा होंगे और 3 पाई होंगे बेटा। ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनेगा B3N3H6। तो मैंने तो यहाँ पे बेटा इसको गलत लिख लिया, बेंजीन ऐसे ऐसे ऐसे, नजर रखिए बेटा, ये ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, इस नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये बोरॉन यहाँ पे ऐसे बनेगा B3N3H6, ठीक है। तो ट्राइवैलेंट दोनों है, 3-3 बॉन्ड्स बना के ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो 12 सिग्मा होंगे इसमें, 6 और 6 हो गए सिग्मा, और पाई कितने होंगे 3 पाई होंगे इसमें। अब 3 पाई बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, वो बनेगा B3N3H6। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर बिहेव्स एज वीक एसिड बनेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व होगा तो H2CO3 बना लेगा, H2CO3 विच इज अ डाइबेसिक वीक एसिड, H2CO3 वीक डाइबेसिक एसिड H2CO3, फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन किसका करना है, ट्रांस टू ब्यूटेन। ट्रांस टू ब्यूटेन का मतलब ये है CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा H, इट इज ट्रांस टू ब्यूटेन। अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो Br2 ऐड करेंगे तो इसमें हो जाएगा बेटा एंटी एडिशन, क्यों, क्योंकि पहली ट्रांस है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा एंटी एडिशन। अगर ये एंटी एडिशन होगा तो ये ऐसे बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C जो होगा यहाँ पे ऐसे बनेगा ये, क्योंकि एडिशन रिएक्शन करवाना ना। तो द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन, तो ब्रोमिनेशन करवाएंगे, तो ब्रोमिनेशन जब करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन। अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करवाएंगे ट्रांस टू ब्यूटीन का, तो ब्रोमीन बनेगा। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे भी CH3 होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। अब ये वाला जो कंपाउंड होगा, इस कंपाउंड में ये टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है,
इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, इसमें इंटरनल कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो ये जो कंपाउंड होगा, दिस कंपाउंड वुड बी ए मीजो कंपाउंड, ये मीजो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि मीजो कंपाउंड में एक आर एक एस बनेगा, तो ये इंटरनल कंपनसेशन इसको खाएगा, तो ये एक ही कंपाउंड बनेगा। ये अकायरल होगा और एक ही कंपाउंड बनेगा, अकायरल और वन कंपाउंड, तो ये एक ही स्टीरियो आइसोमर बनेगा, ओनली वन। एंटी एडिशन के बाद क्या होगा, एक मीजो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि वो वाला भी कायरल सेंटर है, ये वाला भी कायरल सेंटर है, एक एस बनेगा एक आर बनेगा, तो मीजो कंपाउंड बनेगा। अकायरल होता है, इट इज ओनली वन कंपाउंड, आंसर इज ओनली वन। अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो फ्री रेडिकल्स स्टेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहला जो बनेगा इसमें स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा बेंजीन रिंग पे, इसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर 4 बनेंगे आरएस, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। उसके बाद ये स्टेबल होगा, ये वाला एरोमेटिक कैटेगरी में आएगा, तो ये भी स्टेबल होगा क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस होगा, तो पहले सबसे लास्ट में डी आएगा और डी से पहले सी आएगा, और इन दो में से ये पहले आएगा उसके बाद ये आएगा, तो उसके बाद आएगा बी और उसके बाद आएगा बेटा ए। अब इन दोनों में ऐसा क्या है, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन होगा, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन होगा, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, उसमें 6 ही है, वो ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। ए बी सी डी बनेगा आंसर, ए बी सी डी आएगा आंसर। लास्ट वाला आंसर, इफ एन एलिमेंट इज इन इट्स लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अंडर प्रॉपर कंडीशंस, अगर एक एलिमेंट अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन में, तो तब वो क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर बनेगा इसका रिड्यूसिंग एजेंट। आई थिंक ये वाला पेपर जो है इसका लेवल बहुत अच्छा है, तो आप बेटा इसको कर लेना अच्छे से। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई विश आप सबको अच्छे मार्क्स मिले, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि आपको इस एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए, तो अपनी हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि ये सिर्फ आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। एंड मेक श्योर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चा कामयाब होगा, ढेर सारे बच्चे कामयाब होते हैं, और इंशाल्लाह आपका टाइम भी ज़रूर इस बार आएगा। तो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।